अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, नवाज शरीफ साहब के अंदर का वजीर आजम आज भी जिंदा है। वो आए थे पाकिस्तान के वजीर आजम बनने। आपको याद होगा 2024 के इलेक्शन से पहले कैसे अखबारात में इश्तिहारात दिए गए थे। लग रहा ऐसे था कि जैसे ये अखबारात की हेडलाइंस है, वजीर आजम नवाज शरीफ, यानी चौथी बार नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनना था। लेकिन फिर जब 8 फरवरी 2024 को आवाम बाहर निकली, उन्होंने वोट डाला तो सब कुछ बदल गया। उसके बाद क्या हुआ वो अब हमारी तारीख का हिस्सा, आपको भी पता है। लेकिन अब आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि अगर हम कश्मीर में इलेक्शन जीतते हैं तो मैं शहबाज शरीफ से कहूंगा कि मुझे आजाद कश्मीर का वजीर आजम बना दिया जाए। यानी उनके अंदर की जो ख्वाहिश है वजीर आजम बनने की, वो अभी भी जिंदा है। और अब वो कब पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुस्तकबिल करीब में वो ये कह रहे हैं कि अगर हम आजाद कश्मीर में जीतते हैं तो मैं शहबाज शरीफ से कहूंगा कि भाई कोई गुंजाइश निकालो, मुझे आजाद कश्मीर का वजीर आजम बना दो। अब ये मियाँ साहब ने लाइटर मोड में बात की है, क्योंकि उनको भी पता है कि कश्मीर के अंदर तो वो वजीर आजम नहीं बन सकते, वहां पे जो भी स्टेट का सब्जेक्ट है वही वजीर आजम बनेगा। लेकिन एक तरह से कश्मीरियों से उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बहस भी चल रही है कि भाई जितनी सीटें कश्मीर असेंबली में पंजाब से आती हैं, तो एक वजीर आजम भी पंजाब से आ जाए तो क्या मसला है। वो वही तो एहतजाज हो रहा है वहां पे कि भाई ये जो मुहाजिरीन की सीटों के नाम पे यहाँ पे लोग आ जाते हैं और जिस तरीके से वो आते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा तहफुजात का इजहार किया जा रहा है। हो सकता है मैं और आप उसके ऊपर तहफुजात का इजहार ना करें, लेकिन कश्मीर के अंदर एक बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो इसके ऊपर एतराज कर रहा है। अब ये सामने आप खबर देखें, इलेक्शन कहाँ पे है? इलेक्शन आजाद कश्मीर में है, लेकिन MQM से नून लीग ने आजाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से राब्ता कर लिया। ये राब्ता क्यों किया? अब MQM का क्या ताल्लुक है आजाद कश्मीर के इलेक्शन से? नहीं भाई, कराची के अंदर भी आजाद कश्मीर जो असेंबली है उसकी एक सीट है। उसमें मैंने आपको बताया था कि माजी में MQM का बंदा जीत के आजाद कश्मीर असेंबली में पहुंच गया था। अब आजाद कश्मीर में MQM कितनी पॉपुलर है वो आपको पता ही है, मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वो चीज है जिसके ऊपर कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीरी कह रहे हैं कि भाई इन सीटों को किसी और तरीके से जरा आप डील करें, बड़ी कम कम वोट हैं कुछ अजला में, और जिस तरीके से ये लोग जीत के आते हैं उसके ऊपर तहफुजात का इजहार भी किया जाता है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये एक मुस्तकिल फॉरवर्ड ब्लॉक है। ये जो पाकिस्तान से मुहाजिरीन की सीटें हैं ये मुस्तकिल फॉरवर्ड ब्लॉक है। इनमें जो भी लोग जीत के आते हैं, वफाकी हुकूमत जिसकी भी होती है, वो उस तरफ चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन तासुर यही है। और इसी वजह से वहां पे काफी ज्यादा इसके ऊपर एहतजाज हो रहा है। और ऊपर से अब मियाँ साहब ने आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मैं तो होंडाई लैसा, मतलब मियाँ साहब चौथी बार उन्होंने वजीर आजम बनना है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, ये तो कश्मीरियों से उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। पाकिस्तान के अंदर वो कब वजीर आजम बनेंगे? 2029 के जो इंतखाबात होने हैं उसमें नून लीग की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी उसके बाद शायद 2 तारीख अक्सरियत लेके मियाँ साहब पाकिस्तान में भी वजीर आजम बन जाए। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने कश्मीर के हवाले से ये बात की है। अच्छा, अगली जो खबर है वो इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी के हवाले से। उन्होंने ये कहा, कल वो गई हुई थी अडयाला जेल अपने भाई से मिलने, भाई से मुलाकात नहीं करवाई गई और वो काफी महीनों से जा रही हैं। आपको पता है हर मंगल को जाती हैं खान साहब की बहनें, लेकिन मुलाकात नहीं होती। कल वहां पे फिर मीडिया ने, किसी ने उनसे सवाल किया कि भाई वो जो आपने मोदी के हवाले से बयान दिया है, कंट्रोवर्शियल बयान दिया है, उसके ऊपर आपका क्या मौकिफ है? तो नौरीन नियाजी साहिबा ने कहा कि भाई मोदी तो मेरा जानने वाला नहीं है, मेरा एक बेटा एहसान नियाजी, वो उसकी शादी में भी हमने मोदी को नहीं बुलाया, हमारी तो शादियों में भी मोदी नहीं आता। ये मोदी के बारे में आप जाके उनसे पूछें जो मोदी को अपनी शादियों में बुलाते हैं, जिनके मोदी के साथ ताल्लुकात हैं। हमारे तो कोई ऐसे मोदी के साथ ताल्लुकात नहीं है। मैंने जो बात की थी वो एक प्राइवेट जगह पे बात थी और कहा गया था कि इसको नशर नहीं किया जाएगा। बाद में वो नशर हो गई और फिर जो कुछ भी हुआ वो सब अब हमारे सामने ही है, वो नोटिस वगैरह हुआ है। लेकिन उसके ऊपर एक और जो क्वेश्चन होता है, बार बार होता है, कि भाई हुकूमत की जानिब से मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से ये मौकिफ नहीं लिया जा रहा कि भाई उनसे भी पूछा जाए, क्योंकि अगर मौलाना के बयानात को देखा जाए तो वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, अननेसेसरी हैं, जरूरत नहीं है उन बयानात की, और बड़े रिग्रेटेबल बयान है। लेकिन उसके बावजूद मौलाना को कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन नौरीन नियाजी साहिबा को जो है नोटिस भी हो गया है। और अब जब लोग उनको कह रहे हैं कि भाई आपने मोदी के हवाले से ये कहा वो कहा, तो उन्होंने कहा जी हमें मोदी से कोई प्यार नहीं है, हमारी शादियों पे मोदी नहीं आता। अगली खबर के लिए हम चलते हैं। मोदी के भारत में बड़ा एहतजाज हो रहा है जी वहां पे, ये सामने आप देख सकते हैं। राहुल गांधी साहब भी वहां पे गए हुए थे, वो भी जाके लेट गए, उनको आके पुलिस ने उठाया। उनकी बहन जो है वो भी वहां पे थी, उन्होंने भी एहतजाज वगैरह किया। दोनों बहन भाइयों ने बड़े सोबर से आम से कपड़े पहने हुए थे। और हमेशा मैं इस चीज का जिक्र करता हूं
कि लीडर जो होता है ना वो अवाम के जैसा होना चाहिए। 8 लाख का बैग और डिजाइनर कपड़े, ये शोधापन होता है, ये एक लीडर के क्वालिटी नहीं होती है। लीडर की जो क्वालिटी होती है उसका नजरिया होता है। अब ये इंदिरा गांधी साहिबा की जो पोती हैं प्रियंका गांधी साहिबा, सोनिया गांधी साहिबा की बेटी और राजीव गांधी की बेटी, जब ये उधर की पार्लियामेंट में इलेक्ट हुई, इस दफा गई, तो इन्होंने एक कपड़े का बैग उठाया हुआ था, 200-300 रुपए का बैग होगा और उसके ऊपर फलस्तीन लिखा हुआ था। बुनियादी तौर पे उन्होंने अपना नजरिया बताया कि जहां जहां मजलूम है हम उनके साथ हैं। कोई महंगा डिजाइनर बैग उठाने से बंदा मोतबर नहीं हो जाता, और जो सियासी लोग होते हैं उनकी वजह शोहरत जो है ना, उनका नजरिया होता है, उनके असूल होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स होते हैं। पर एनीवे, दोनों बहन भाइयों ने वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वंस अगेन वही कपड़े पहने हुए थे जो आम भारतीय शहरी पहनता है। फिर जो दिल्ली की पुलिस है उनके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है, उनका जिस किस्म का रवैया था इन दोनों मोजिज शख्सियात के साथ भी और उसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ भी, काफी वहां से वीडियोस भी आ रही हैं। फिर एक और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो वहां के मीडिया का किरदार है। वहां के मीडिया को लोग हुकूमत से ज्यादा गालियां दे रहे हैं, हर जलसे जुलूस में हुकूमत से ज्यादा मीडिया को गालियां दी जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है भारत के लिए। जब मीडिया डिस्क्रेडिट हो जाता है ना, तो फिर न्यूज मेकिंग और न्यूज कीपिंग और गेट कीपिंग, ये वो सब कुछ जो है ना वही हो जाता है जो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था, फिर वो हो जाता है। और ये जब आप कहते हैं ना कि जी आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया और अपनी मर्जी से अडानी और अंबानी के चैनल्स पे जो मर्जी चलाते रहे, लॉन्ग टर्म में इससे आपको इतना ज्यादा नुकसान होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज भारत के अंदर शायद ही कोई ऐसा मीडिया हो, कोई ऐसा मीडिया हाउस हो जिसके ऊपर अवाम एतबार करे। हाँ, वो मोदी के भक्त तो एतबार कर देंगे, लेकिन आम बंदा जो है वो उनकी किसी बात पे एतबार नहीं करता, वो सोशल मीडिया की तरफ देखता है और इससे मुल्कों को नुकसान होता है। छोटे टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए चालाकी करके चीजों को कंट्रोल कर लिया उन्होंने, कहा जी इसको ये दे दो, उसको वो दे दो, बड़े बड़े जितने भी इनके टाइकून हुए उनके दरमियान में मीडिया बांट दिया। लेकिन अब उसके असरात आपको नजर आ रहे हैं कि मीडिया सुबह से शाम इनकी तारीफें करता है, लेकिन लोग इनको सुनने के लिए तैयार नहीं। स्पेशली जनरेशन जी जो है, जो नौजवान है, वो सोशल मीडिया को देखते हैं। और वहां पे जहां पे मोदी के खिलाफ नारे लग रहे थे, आप देखें जो वहां पे मीडिया आया हुआ था उनके साथ लोग क्या कर रहे थे। मोदी मीडिया साली बिकी हुई भड़वीन मोदी वीडियो मोदी वीडियो मोदी वीडियो जी, आपने देखा वो जो पहली खातून ने कहा कि चल वो आप ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन नारे लग रहे थे गोदी मीडिया हाय हाय। तो ये हालत हो गई है वहां के मीडिया की। अच्छा, वहां का मीडिया क्या सुबह से शाम तक पुलिस वालों के इंटरव्यूज दिखा रहा था, जी पुलिस पे बड़ा जुल्म हुआ, पुलिस के साथ ये हुआ, ये आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन कोई उसको बाय नहीं कर रहा। तो ये नुकसान होता है। अगर अफ्रीका के किसी मुल्क के अंदर मीडिया कोई ऐसी हरकत करता है कि जनाब वो अपने मुल्क की चीजें दिखाई ना और दुनिया भर की चीजें दिखाता रहे और जनाब दूसरों के ऊपर तनकीद करता रहे और उस कहे कि जनाब अपने मुल्क में जो कुछ ऐसा नहीं दिखाना, उसका लॉन्ग टर्म जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उसकी वजह से फिर लोग जाते हैं दूसरे मीडियम्स की तरफ जहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जहां पे कोई पूछने वाला नहीं है, फिर अपनी मर्जी से वो खबरें चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ऐसा अगर कहीं पे दुनिया के किसी मुल्क में हो रहा है, किसी अफ्रीका के या साउथ अमेरिका के मुल्क में, कि जनाब वो सारा दिन वो मशरक वस्ता को डिस्कस करते रहते हैं या इधर डिस्कस करते रहते हैं, तो अफ्रीका के उन ममालिक को और साउथ अमेरिका के उन ममालिक को सोचना चाहिए कि जो अपने मुल्क में हो रहा है उसको भी दिखाएं, उसके ऊपर भी बात करें। अगर मीडिया की थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बचेगी तो उससे अल्टीमेटली मुल्क का ही फायदा होता है। अदरवाइज तो रूमर फैक्ट्रीज और झूठ और बहुत कुछ जो चलता है सोशल मीडिया पे वो ज्यादा मोतबर होता जाएगा वक्त के साथ साथ। एनीवे, ये कौन समझाया, अब अफ्रीका वालों की अपनी मर्जी, हम उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाल सकते। पर इंडिया का जो मसला है वो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में क्या हो रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी ये तनकीद होती है कि भाई सारी चीजों को उस तरह नहीं दिखाया जाता। एक ये भी तनकीद है कि भाई आज हम डिस्कस कर रहे हैं, भारत में ये एहतजाज हो रहा है, कश्मीर जो है वो 1 महीने से ज्यादा हो गया बंद है, वहां पे इंटरनेट सर्विस बंद है, वहां पे मोबाइल सर्विस बंद है, लेकिन हम लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। वो मेरे ख्याल में हमारी तवज्जो नहीं पड़ी होगी, देनी चाहिए, उसको भी कवर करना चाहिए। लेकिन अब मियाँ साहब गए हैं, अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सबकी तवज्जो वहां पे हो जाएगी। अच्छा, कल मैं देख रहा था एक सीनियर सहाफी का क्लिप, वो ये बता रहे थे कि जब इमरान खान साहब आए तो उनके हवाले से ये तासुर ये था कि जनाब ये कहा गया कि जी जो पहले हुक्मरान हैं उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया जी गंजों को हटा दिया जाए और इसको लेके आया जाए, इनकी लुक्स बड़ी हॉलीवुड टाइप की लुक्स हैं, और घरों से उन लोगों को बड़ा दबाव था जो इमरान खान को लाना चाहते थे, ये उन्होंने बताया। अच्छा, अब ये इंतहाई लग किस्म का बयानिया है।
कभी ये मोजेस जज साहिबान के हवाले से कहा जाता है कि जी उन घरों के जो है अपनी अहलिया या अपने घर की जो ख्वातीन है उनके दबाव में इमरान खान साहब के हक में फैसले किए गए। अब इस तरह की इंतहाई घटिया किस्म की, इंतहाई सतही किस्म की बात की जा रही है कि घरों के दबाव की वजह से कोई इमरान खान साहब को इक्तदार में लेके आ गया। क्या ऐसे इक्तदार में लाया जाता है? देखें, जो चीजें भी हुई हैं उस वो सबके सामने, लेकिन इस सतह के ऊपर और इतना सतही जो है वो किस्म का बयानिया बनाना कि जी इधर से घर से दबाव आ गया और उधर से बच्चों का दबाव आ गया, फैमिलीज का दबाव आ गया, तो इसलिए इमरान खान को लेके आ गए और प्रोजेक्ट बना दिया। अब सबको इकट्ठा कर दिया है ना, तो खत्म कर दें इमरान खान की पॉपुलैरिटी। अब तो किसी का दबाव नहीं है ना, अब खत्म कर दें इमरान खान की पॉपुलैरिटी। क्यों नहीं खत्म हो रही? तो ये प्रोजेक्ट ऐसे नहीं बनते, ये सिर्फ जो है इस तरह की बातें करके बंदा अपनी जो जहनी सलाहियत है या जहनी पस्ती है उसका मुजाहरा तो कर सकता है, किसी भी लीडर के हवाले से करे, किसी भी इदारे के हवाले से करे, किसी के बारे में भी ये कहे कि जनाब वो ऐसा है तो वो ऐसा है और इस वजह से उनके घर वालों का प्रेशर था और इस वजह से वो हैंडसम बहुत था, ख्वातीन उसको बहुत पसंद करती हैं। इससे ज्यादा कोई और नामाकूल बात हो सकती है, लेकिन आज तक इस तरह के तज्जिए तबसरे किए जाते हैं और बड़े संजीदा होकर इस तरह के तज्जिए तबसरे किए जाते हैं और बार बार कहा जाता है प्रोजेक्ट इमरान खान, प्रोजेक्ट इमरान खान। तो मैं अक्सर कहता हूं कि अब तो सारी जमातें एक तरफ है ना, बना लें एक प्रोजेक्ट, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। 4 सालों के अंदर मुल्क का दलिया बना दिया है, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं बन सका। मसला ये है कि अवाम के शऊर की आप ऐसे तौहीन नहीं कर सकते। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2018 में जब इमरान खान साहब आ रहे थे उनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, लेकिन उस वक्त भी उनकी सीटें कम की गई, उनको पूरी सीटें उस तरह नहीं दी गई। मेरा मानना यह है, जो चीजें हमने देखी कि इमरान खान साहब को आउटराइट मेजोरिटी इसलिए नहीं लेने दी गई क्योंकि अगर वो आउटराइट मेजोरिटी ले लेते तो उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता। फिर बाद में आपने देखा कि कैसे लोग इधर हो गए, इधर हो गए और वो अदम एतमाद आई और कैसे वो सारा मामला बना, तो वो सब हमारे सामने है। पर एनीवे, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि तनकीद करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इस तरह की बात करके पता नहीं कि आप इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं या खुदा ना खास्ता किसके ऊपर इतना भद्दा, घटिया और भोंडा किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन जनाब सीनियर लोग बैठ के इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं सरकारी न्यूज एजेंसीज को रिपोर्ट कर रही है, चीनी सरमायाकार पाकिस्तान की बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स और बहरी शोबों में सरमायाकारी बढ़ाएं। वफाकी वजीर जुनेद अनवर चौधरी साहब ने यह कहा है। अच्छी बात है जनाब, वज़रा का यही काम है कि इनकरेज करें, दूसरे लोगों को यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट भी आए। और वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाने की एक तजवीज़ भी है कि जो सरमायाकार हैं एक तरह से उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनका एतमाद बढ़ेगा कि एक कोर्ट है जो उनके मामला से डील करती है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको ओवरऑल निज़ाम इंसाफ को बेहतर करना पड़ेगा। आप आइसोलेशन के अंदर यूटोपिया नहीं क्रिएट कर सकते। SIFC आपने बनाई, कितनी सरमायाकारी आई। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम कोई ऐसी चीज बना देंगे कि जो गैर मुल्की सरमायाकार है उसको ये सहूलतें मिलेंगी और वो आके इन्वेस्टमेंट कर लेगा। नहीं, जब सहूलतें मुकामी सरमायाकार से लेके, मुकामी आबादी से लेके हर किसी को मिलेंगी तो जो गैर मुल्की है उसको भी मिलेंगी। जब निज़ाम बेहतर होगा तो वो नीचे से ऊपर तक होगा। ये नहीं हो सकता कि 10 बंदों के लिए निज़ाम डिलीवर करना शुरू हो जाए और बाकी जो 25 करोड़ है उनके लिए निज़ाम डिलीवर ना करे। जब निज़ाम बेहतर होगा वो हर किसी के लिए डिलीवर करेगा। जब इंसाफ का निज़ाम बेहतर होगा तो वो हर किसी को इंसाफ देगा। जब दीगर मामला, गवर्नेंस के मामला बेहतर होंगे तो वो हर किसी के लिए होंगे। ये जो आइसोलेशन में हमें यूटोपिया क्रिएट करने का शौक है ना, ये टू बी ऑनेस्ट शौक तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन रियलिटी आपको ओवरऑल चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। तो सरमायाकारी भी भाई हमने लेके आनी है, तो हमें ओवरऑल अपनी मैशत को बेहतर करना पड़ेगा। सिर्फ लोगों से मुतालबा करने से कोई सरमायाकारी यहाँ पे नहीं आ जाएगी। कल मैं एक क्लिप देख रहा था शब्बर जैदी साहब का, जिसमें वो ये कह रहे थे कि CPEC के जब पैसे आ रहे थे तो तब आप देखें कि इन्होंने CPEC के पैसों से लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी। वो पैसे ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए नहीं थे, वो CPEC के पैसे थे। उन्होंने कहा जी अगर उस पैसे से बनाई गई थी एक ट्रेन तो वो फिर कोई ट्रेन लाइन वगैरह तो वो कराची में बना देते। दुनिया में होता ये कि जो सबसे बड़ा शहर है पहले उस पर तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ये सूबे का पैसा नहीं था, ये CPEC का पैसा था और वफाक का ने एक तरह से उसका इसके ऊपर कंट्रोल होता है। लेकिन उसके बावजूद लाहौर के अंदर ये सिस्टम बना दिया गया, कराची के अंदर नहीं बनाया गया, तो वो अपने कराची के हवाले से गिला शिकवा कर रहे थे।
अच्छा जी, कल रात को हुकूमत ने फिर एक बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। गालिबन 7 रुपए के करीब डीजल की कीमत में और तकरीबन 5 रुपए के करीब जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया। अब रोज की बुनियादों के ऊपर पेट्रोल की कीमत का तयन किया जाता है। अब ये एक नया खेल पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया है। हर रोज अवाम को ऐसे तोहफे मिलेंगे। दूसरी जानिब जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान में क्या ये मुमकिन हो सकेगा? अब रोज जो है वो कीमत में इस तरह इजाफा, और रोज शाम को क्या जो है लोग 12 बजे से पहले पेट्रोल पंप बंद कर देंगे कि जनाब बाद में जो ही कीमत में इजाफा होगा तो फिर हम देख लेते हैं, या कीमत में कमी होगी तो फिर हम देख लेते हैं। तो वो क्या होगा, पेट्रोल पंप्स वाले इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो अब जो पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन है उन्होंने कल रात से यानी आज रात से मुल्क भर में पंप्स को बंद करने का ऐलान कर दिया है। वो हुकूमत से ये कह रहे हैं कि या तो हमारे मार्जिन में इजाफा करें, और ये जो इंक्रीज की जा रही है इसको बाय मंथली कर लें, यानी मंथ में 2 दफा कर लें, या कम से कम कोई हफ्तावार कर लें। लेकिन जो ये रोज की बुनियाद के ऊपर है ये काबिल अमल नहीं है, और इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और अब उन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी। और मैंने पहले दिन ही आपको कहा था, जिस दिन ये मामला शुरू हुआ था, कि आप देखेंगे कि पेट्रोल पंप्स वालों को इस हवाले से बहुत ज्यादा तहफुजात होंगे, और अब ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। तो अब देखते हैं जनाब आज रात को दोबारा कितना इजाफा होता है या कितनी कमी होती है, और फिर कल तक हम दोबारा देखेंगे। तो रोज रात को हम देखा करेंगे और रोज रात को आपके साथ शेयर किया करेंगे कि जी पेट्रोल की कीमत में कितनी कमी हो रही है या कितना इजाफा हो रहा है, यानी कोशिश किया करेंगे कि अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दें। तो ये वो खुशियां, छोटी छोटी खुशियां हुकूमत दे रही है आपको, आप लें, इनको एंजॉय करें, और बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।